साल 1280 में पश्चिमी अफ्रीका के देश माली में एक बच्चे का जन्म होता है। आज उस बच्चे की किलकारियां कल उस राजा की आवाज में बदलने वाली थी जो इस धरती का आज तक का सबसे अमीर शख्स बनने वाला था। इतना अमीर कि जितना कि आज के टॉप बिलियनियर्स जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस और बाकी अमीर लोगों की सारी वेल्थ और जायदाद जोड़ दी जाए तो भी इसकी रईसी के आसपास नहीं आ पाए। इसका नाम और कोई नहीं बल्कि मानसा मूसा था। माली में मानसा इस शब्द का मतलब होता है सुल्तान, बादशाह, और ये बच्चा माली का मानसा बनने वाला था क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि मूसा शाही घराने का असली वंशज था, माली के बादशाह पगारले का बेटा, और इसी वजह से वो शाही गद्दी का असली हकदार होने वाला था। यहाँ पर एक और थ्योरी आती है कि मूसा माली के 9वें सुल्तान अबू बकरी की राज का एक भरोसेमंद मंत्री था और इसलिए उसे राजगद्दी दी गई। लेकिन सच क्या है ये तो आज तक कोई सर्टेनिटी से नहीं बता पाया। तो चलिए सीधा मूसा के मानसा बनने के सफर पर चलते हैं। हुआ ये था कि 1312 बादशाह अबू के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना अपने इस विशाल राज्य को और बढ़ाया जाए। फिर क्या उन्होंने इस बात पर अमल करते हुए 200 सैनिक से भरी 100 खाने पीने से भरी कश्तियों को अटलांटिक महासागर के छोर का पता लगाने भेज दिया। अगर उस पार कुछ है तो हमारे लोग उस जमीन पर भी कब्जा करके अपना साम्राज्य को बढ़ा सकें। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन कश्ती को जाकर वहाँ बहुत वक्त गुजर गया, ना ही कोई इंसान वापस आया ना ही कोई कश्तियाँ। 300 कश्तियाँ वहाँ पर गई थी और एक लौट कर वापस नहीं आई थी। पर एक दिन अचानक एक कश्ती उन्हें लौटती हुई दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उसके लौट आने के बाद उसके कप्तान से पूछा कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो उनके लब से बस एक ही चीज निकली, एक भयानक समुद्री चक्र। उस जगह ने उनकी सारी कश्तियाँ, उन पर मौजूद सारे सैनिक और सारे खाने पीने को अपने अंदर एक दानव जैसे समेट लिया और वह अकेले जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ से भाग निकले। अब ये सुनते ही सुल्तान अबू बहुत ही निराश हुए कि ऐसी सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर पाए, बस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। फिर भी इस हादसे के बाद वो अपने निर्णय से बिल्कुल अटल थे कि समुद्र के उस पार जाकर उन्हें कब्जा करना ही करना है किसी भी हालत में, और इस पर उन्होंने खुद जाने की सोची। जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी और वो जिम्मेदारी थी पूरे माली शासन की, वो भी एक राजा के अधिकारों के साथ। बस फिर उसके बाद वहाँ से 3000 जहाजों के साथ निकल पड़े अटलांटा महासागर के छोर की तरफ। और उसके बाद वक्त बीता, साल बीते और सदियां बीत गईं, पर अबू लौटकर वापस नहीं आए। हर किसी ने एक पॉइंट के बाद उनके आने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर आश्चर्यजनक उसके न आने से माली शासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि माली शासन अबू के समय तक तो अच्छा था, पर मूसा के आने के बाद ये अलग ही बुलंदियों को छूने लगा। एंड ऑफ कोर्स ये मूसा का कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उसकी सोची समझी स्ट्रेटेजीज थी जिसका नतीजा माली देख रहा था। गद्दी पर आते ही मूसा ने सबसे पहले सोचा कि कैसे राज्य की आय यानी रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, और उस वक्त इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल था। दो सबसे अहम चीजें, सोना और नमक को अपने अंदर कर लो और उसे बेचकर पैसे आते रहेंगे। और ये करने के लिए उसने ऐसे राज्यों पर हमला किया जिनके पास सोने और नमक की खदानें थी। बम्बुक गोल्ड माइन जो तब भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है। इसके साथ ही इज्जिल, औदिल और तगाजा जहाँ नमक निकलता है, और जाहिर सी बात है मिनरल्स का मिलना इज इक्वल टू पैसा, और राज्य में अगर पैसा आएगा तो ऑब्वियसली राज्य की शाही खजाने में बढ़ोतरी होगी, और शाही खजाने में बढ़ोतरी से राज्य का राजा और अमीर हो जाएगा, फलेंगे फूलेंगे। और ये हुआ भी। इन सारे आक्रमणों के बाद माली साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, पूर्व से पश्चिम तक माली की सीमाएं अटलांटा तट से नाइजीरिया नदी तक बढ़ गईं, और उत्तर से दक्षिण तक ये सीमाएं सहारा से लेकर फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल तक बढ़ी चली गईं। और हम लोग बात करें उस समय की तो ऐसा वीर बनना बहुत जरूरी भी था। उस समय सभी महाराजा और राजाओं की आइडियोलॉजी भी ऐसी ही चलती थी, और 21 सदी में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अभी मॉडर्नाइजेशन के चलते काफ़ी चीज़ें सिविलाइज्ड हो चुकी हैं। आज के द्वारा पहले के समय में काफ़ी अंतर है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपको वीडियो अगर पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करें।